हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केविलो इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं साक्ष्य परीक्षण यानी एविडेंस एग्जामिनेशन की, जिसका मतलब होता है कि साक्ष्य किस तरीके से ट्रायल के दौरान पेश किए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं साक्ष्य परीक्षण आखिर विचारण के दौरान साक्ष्य कैसे पेश किया जाता है। एक अदालत, एक गवाह और एक सवाल जो कि पूरे मुकदमे का फैसला ही बदल सकता है। सच क्या है और क्या झूठ, इसका निर्णय होता है साक्ष्य परीक्षण के दौरान। तो आज हम समझेंगे BNSS के अंतर्गत साक्ष्य परीक्षण की पूरी प्रक्रिया, जो विचारण यानी ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कानून केवल पढ़ा नहीं जाता है, उसे समझा भी जाता है। एविडेंस एग्जामिनेशन साक्ष्य परीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत साक्ष्य परीक्षण यानी एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस ट्रायल यानी विचारण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां गवाहों का परीक्षण, जिरह और पुनः परीक्षण किया जाता है। साक्ष्य परीक्षण एविडेंस एग्जामिनेशन का अर्थ क्या होता है। तो न्यायालय के समक्ष गवाहों का बयान लेना, उनके मुख्य परीक्षण यानी एग्जामिनेशन इन चीफ, जिरह यानी बहस, क्रॉस एग्जामिनेशन और पुनः परीक्षण करना यह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षण क्या होता है। तो जब किसी गवाह को अदालत में पहली बार बुलाकर उसी पक्ष का अधिवक्ता उससे प्रश्न पूछता है जिसने उसे पेश किया है, तो उसे मुख्य परीक्षण कहते हैं। इस प्रश्न वही पूछेगा जिसने गवाह को बुलाया है। ठीक है, अब सेकंड है, इसमें समझते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह, जब किसी भी गवाह का मुख्य परीक्षण हो जाता है, तब उसके बाद विरोधी पक्ष यानी जो अपोजिट पार्टी का लॉयर होता है यानी अधिवक्ता होता है, उसे गवाह से प्रश्न पूछना होता है। तो इसे हम जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ये गवाह की सच्चाई, विश्वसनीयता और बयान की सत्यता को परखने की प्रक्रिया होती है। और थर्ड हमारा होता है री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षण। तो जब गवाह का मुख्य परीक्षण हो जाता है और जिरह हो जाती है यानी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है, तो उसके बाद उसी पक्ष का अधिवक्ता जिसने गवाह को बुलाया था दोबारा प्रश्न पूछता है। इसे हम री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षण कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य के प्रकार। तो पहला है अभियोजन साक्ष्य और दूसरा है प्रतिरक्षा साक्ष्य। तो अभियोजन साक्ष्य को हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस और प्रतिरक्षा साक्ष्य को कहते हैं हम डिफेंस एविडेंस। तो पहले समझते हैं अभियोजन साक्ष्य। तो आरोप तय होने के बाद अभियोजन अपने गवाह प्रस्तुत करता है। गवाह का मुख्य परीक्षण अभियोजन द्वारा ही किया जाता है, यानी वो अपने गवाह को पेश करेगा। है प्रतिरक्षा साक्ष्य। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त को अवसर दिया जाता है कि वह अपने गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। गवाहों का परीक्षण स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला है मुख्य परीक्षण यानी एग्जामिनेशन इन चीफ। मैंने ऊपर आपको बता दिया था, समझा दिया था कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या होता है। तो अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। पहला है मुख्य परीक्षण यानी एग्जामिनेशन इन चीफ। यह परीक्षा उस पक्ष पार्टी द्वारा की जाती है जिसने गवाह को गवाही के लिए यानी गवाही देने के लिए बुलाया होता है। एडवोकेट, ठीक है, मैं किसी पार्टी का केस लड़ रही हूँ। ठीक है, अब क्या है कि जब मैंने किसी गवाह को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया है, ठीक, तो मैं उससे जो क्वेश्चन करूंगी वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। ठीक है, मैंने उसे कोर्ट में बुलाया है, उसे गवाही देने के लिए बोला है और वो पहली बार देने के लिए आया है कोर्ट में गवाही, तो वो कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकेंड, इसका मुख्य उद्देश्य है मामले से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को यानी रिलेवेंट फैक्ट्स को अदालत के सामने रखना, कि जो भी उस केस से संबंधित जो वाद आया है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, गवाह हैं, जो भी साक्ष्य हैं, वो कोर्ट के सामने रखना जो उससे सुसंगत होते हैं, उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कोई मैं सिविल मैटर कर रही हूँ, मैं क्रिमिनल मैटर के गवाह को बुला के लेके आ रही हूँ। ठीक है, वैसा नहीं होगा। जो उस केस से संबंधित होगा, जिसे उसके बारे में नॉलेज होगी, वही गवाह आप पेश किया जाएगा, वही सबूत पेश किए जाएंगे कोर्ट के अंदर, उसे रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, इससे सामान्यतः सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं होती है जब तक कि न्यायालय इसकी अनुमति नहीं दे। तो इसमें क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जब किसी गवाह का मुख्य परीक्षण हो जाता है, यानी मान लो मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी गवाह को बुलाया, ठीक है, अब वो मेरे द्वारा ही बुलाया गया गवाह है, मैंने उसे बुलाया, मैंने उससे क्वेश्चन किए, उसको मैंने एग्जामिनेशन इन चीफ किया। ठीक है, यानी मुख्य परीक्षण कर लिया है।
अब जो अपोजिट पार्टी होगी, विरोधी पार्टी होगी, उसका जो एडवोकेट होगा वो मेरे ही गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, यानी जिरह करेगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षण समाप्त होने के बाद में विरोधी पक्ष का उस गवाह से सवाल पूछने का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य होता है गवाह की सच्चाई और विश्वसनीयता की जांच करना और विरोधाभासों को उजागर करना होता है। थर्ड है कि जिरह में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थर्ड है पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस गवाह को पेश किया था स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन चीफ में, मैं उसे दोबारा बुलाऊंगी, ठीक है। और मैं दोबारा बुलाने के बाद में उससे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। हो सकता है मैं क्वेश्चन क्रॉस के बाद में जो उसने पूछे हैं, अपोजिट पार्टी ने पूछे, मैं उनसे रिलेट करके पूछ लूँ, या मैं कुछ नए फैक्टर्स लाना चाहूँ उसके थ्रू, ठीक है। तो इसलिए उसे री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जिरह पूरी होने के बाद में यदि गवाह को बुलाने वाले पक्ष को लगता है कि जिरह के दौरान आए किसी भी नए मुद्दे को स्पष्ट करना आवश्यक है तो वह पुनः परीक्षण कर सकता है, ठीक है। इसका उपयोग केवल जिरह में उठे बातों को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। यदि न्यायालय की अनुमति में कोई नया तथ्य पेश किया जाता है तो विरोधी पक्ष को उस पर फिर से जिरह करने का अधिकार होता है। अभियुक्त का कथन। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर न्यायालय अभियुक्त से प्रश्न पूछता है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, ताकि उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य स्पष्ट करने का अवसर मिल सके, ठीक है। मान लो जिस पे आरोप लगा हुआ है उससे भी जो है न्यायालय वो प्रश्न पूछेगी कि आपके ऊपर ये आरोप लगे गए हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ये पहले ना ये सीआरपीसी में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएसएस के अंतर्गत 2023 में इसे जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, ठीक है। तो बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्यता दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी गवाह का परीक्षण संभव होता है। अब साक्ष्य परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो सत्यता का पता लगाना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, विश्वसनीयता की जांच करना, प्रासंगिक तथ्यों की पुष्टि करना, विरोधी पक्ष को अवसर देना और न्यायालय की सहायता करना। बीएनएसएस के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित किया गया है ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके, यानी जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। जो ऊपर मैंने पॉइंट बताए हैं इसको हम एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। तो पहला है सत्यता का पता लगाना। इसका प्राथमिक लक्ष्य गवाहों के बयानों के माध्यम से मामले की वास्तविक परिस्थितियां और तथ्यों का पता लगाना होता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण से ये वाद कोर्ट में लाया गया है, ठीक है। विश्वसनीयता की जांच करना। प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से ये देखा जाता है कि गवाह कितना सच बोल रहा है और क्या बयान में कोई भी विरोधाभास तो नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन को जो क्वेश्चन है वो तो नहीं है, ठीक है। थर्ड है प्रासंगिक तथ्यों से पुष्टि। तथ्यों के माध्यम से उन तथ्यों का साबित करना जो अपराध को सिद्ध करने और निर्दोषता साबित करने के लिए आवश्यक होते हैं। फोर्थ है विरोध पक्ष का अवसर यह सुनिश्चित करना कि दूसरे पक्ष को गवाह की बातों का चुनौती देने और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिल सके, जो कि प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत होता है। प्राकृतिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस होता है वो यही कहता है कि दोनों पक्ष अपने तरीके से अपने पूरे सबूत गवाह सब रखे, अपने पक्ष को पूरा डिफाइन करे कोर्ट के सामने, ताकि किसी के साथ में अन्याय ना हो। क्योंकि एक पक्ष को सुनने के बाद में यदि न्यायालय न्याय दे देता है, निर्णय दे देता है, तो ये दूसरी पार्टी के साथ में अन्याय होगा। फिफ्थ है न्यायालय की सहायता। तो न्यायालय के न्यायाधीश को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करना कि पेश किए गए साक्ष्य कानून की नज़र में विश्वसनीय और स्वीकार्य हैं या नहीं हैं। जो भी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं उससे क्या होता है, जो न्यायाधीश होता है उसको हेल्प मिलती है ताकि वो निर्णय तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं सुनाता, वो निर्णय सुनाता है साक्ष्यों के गवाहों के आधार पर जो कि जिरह की गई है, जो उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट के अंदर पेश किए हैं, जो उन्होंने बहस की है और कोर्ट को प्रूफ किया है कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एविडेंस एग्जामिनेशन विचारण की रीढ़ है। एनएसएस के साक्ष्य परीक्षण को अधिक स्पष्ट और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है, जैसे कि डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संबंध, संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो बीएनएसएस के तहत साक्ष्य परीक्षण की एक कानूनी औपचारिकता नहीं है बल्कि न्याय का एक आधार भी है। साक्ष्य परीक्षण आपराधिक विचारण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी चरण में न्यायालय के समक्ष गवाहों के बयान आते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका परीक्षण जिरह पुनः परीक्षण भी किया जाता है। अभियोजन और प्रतिरक्षा दोनों
पक्षों का समान अवसर मिले ताकि निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का सिद्धांत बना रहे। साक्ष्य परीक्षण के माध्यम से न्यायालय सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी करता है। ये निर्धारित करता है कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित केस लॉ। तो पहला है राशिद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन निष्पक्ष सुनवाई का अभिन्न हिस्सा होता है। यदि जिरह का अवसर नहीं दिया जाता है तो विचारण प्रभावित हो सकता है। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन वो इसीलिए किया जाता है कि मान लो मैंने अपना अपना गवाह रख दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अगर उसको क्रॉस नहीं किया है तो वो वही कोर्ट वही मानेगी जो मेरे गवाह ने बोला है। ठीक है, तो उसी के बेस पर ही निर्णय होगा। इसीलिए दूसरी पार्टी जब उसे क्रॉस करती है तो वो अपने क्वेश्चन पूछती है अपने तरीके से। ठीक, महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्ष्य परीक्षण में जिरह का अधिकार अनिवार्य होता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं साक्ष्य परीक्षण के, जिसके हमने डिस्कस किया एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।